हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड से शेर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो दोस्तों, एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जो कि बहुत ही हेल्पफुल यहाँ से मदद मिलेगी। तो इस वीडियो में जो भी स्टूडेंट्स पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 1 to 5, तो टीआरई 1.0 का ये पूरा पेपर, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, वो चाहे साइंस से हो, चाहे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से हो, वो चाहे रीजनिंग के क्वेश्चंस हो, वो चाहे मैथ के क्वेश्चंस हो, वो चाहे साइंस के क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चंस आपको इसमें टॉपिक वाइज कराए गए हैं और बहुत अच्छे एक्सप्लेन करके कराए गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत अच्छा लगेगा और यहाँ से चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी, हमको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो कंप्लीट एनालिसिस देखिए वीडियोस का, पूरा पीआरटी 1 का पूरा पेपर इसमें सॉल्व है। ठीक है, तो प्राइमरी का जो है पीआरटी का, तो देखिए वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे या फिर थी। तो इसका सही उत्तर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का देखिए दो न्यूज़पेपर था, एक तो न्यू इंडिया और दूसरा था कॉमनवेल, WEAL, कॉमनवेल। ठीक है, और अगर बात करें इनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी एनी बेसेंट ही थी। 1917 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें कि अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो वह सरोजनी नायडू हो जाएगा। कौन की थी? तो सरोजनी नायडू। कब की थी? तो 1925 में कानपुर में किया था। ठीक है, अब देखिए एनी बेसेंट कहाँ की थी? तो आयरिश महिला थी, इसलिए ये क्या हो गया, जब विदेशी महिला पूछे या फिर प्रथम महिला पूछे तो एनी बेसेंट होगा, लेकिन अगर भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी दिया है, तो महात्मा गांधी के भी न्यूज़पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका न्यूज़पेपर था इंडियन ओपिनियन, और अगर महात्मा गांधी की पत्रिका जो मैगजीन थी उसका नाम पूछे तो साप्ताहिक पत्रिका थी यंग इंडिया नाम से, यंग इंडिया। ठीक है, इस तरीके से देखिए हम लोग कई सारे क्वेश्चन साथ में डिस्कस करते चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। कब किया था? तो 6 अगस्त 1905 में किया था। 1905 में ही देखिए, जुलाई 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। उसी के बाद स्वदेश बांधव समिति का गठन अश्विनी कुमार दत्त ने किया था, और इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य था कि स्वदेशी वस्तुओं के प्रति भारतीय लोगों को आकर्षित करना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। और अगर आपको बंगाल विभाजन से रिलेटेड डिटेल में जानना है तो उस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो नरहरि पारिख और महादेव देसाई दोनों लोग इनके साथ गए हुए थे। और चंपारण नील आंदोलन हुआ कब था? तो 1917 में हुआ था। और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या था, क्यों आखिर चंपारण नील आंदोलन हुआ था? तो देखिए बिहार में हुआ क्या था कि जो 3 कठिया व्यवस्था चल रही थी। 3 कठिया व्यवस्था क्या थी? तो अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें 3 कट्ठे जमीन पर कम से कम जरूर आपको नील की खेती करनी थी। मतलब 3/20वें हिस्से पर नील की खेती को अंग्रेजों ने अनिवार्य कर दिया था। इसी के विरोध में चंपारण नील आंदोलन हुआ था। और एक क्वेश्चन देखिए टीआरई 2 में पूछा था कि चंपारण नील आंदोलन के लिए महात्मा गांधी को किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी चंपारण गए हुए थे। ठीक है, और देखिए एक क्वेश्चन 69th बीपीएससी में पूछा था कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान किसने महात्मा गांधी को हत्या होने से बचाया था? तो इसका सही उत्तर है बटक मियाँ। कौन किसने बचाया था? बटक मियाँ। चंपारण नील आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी को उनके खाने में जहर दे करके मारने का प्रयास किया गया था, तो बटक मियाँ ने इनको बचा लिया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पूछा है कि किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना एवं उसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था? तो यह हुआ था 11 अगस्त 1942 को, लेकिन आपके ऑप्शन में देखिए 11 अगस्त कहीं दिया नहीं है, इसलिए ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि 11 अगस्त को आखिर हुआ क्या था। तो 11 अगस्त को देखिए लगभग 6000 छात्रों ने एक जुलूस निकाला था। पटना सचिवालय पर जाकर के ये लोग जो राष्ट्रीय ध्वज था उसे फहराना चाहते थे, लेकिन लिनलिथगो ने क्या किया, गोली चलवा दिया, जिसके कारण जो 7 छोटी छोटी मासूम बच्चे थे, 9वीं 10वीं के छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी मौत हो जाती है। और उस समय अगर आप पूछे कि पटना का डीएम कौन था, तो इसका सही उत्तर है WG आर्चर। कौन था? WG आर्चर। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है।
और बात करें 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो इसमें देखिए जो भारत छोड़ो है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था या शब्द किसने गढ़ा था, तो यूसुफ मेहर अली ने किया था, यूसुफ मेहर अली। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था, तो 1929 में किया गया था। और किसने किया था, तो सहजानंद सरस्वती ने किया था। यहीं पर देखिए, ये तो पूछ दिया कि बिहार प्रांतीय सभा, अगर आपसे पूछे अखिल भारतीय किसान सभा, तो उसका कब गठन हुआ था, 1936 में हुआ था। और उसका गठन भी किसने किया था, तो सहजानंद सरस्वती ने ही किया था। और जो अखिल भारतीय किसान सभा था, अगर उसका सचिव पूछे तो यंजी रंगा थे। कौन थे, तो यंजी रंगा थे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या फिर आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था, तो इसका सही उत्तर है बहावी आंदोलन। चलिए थोड़ा सा बहावी आंदोलन भी जान लेते हैं। तो बहावी आंदोलन देखिए एक धार्मिक आंदोलन था। इसमें हुआ क्या था कि जो इस्लाम धर्म है, जो मूल इस्लाम था, उस पर धीरे धीरे वेस्टर्न का प्रभाव आ रहा था, पश्चिमी लोगों का प्रभाव आ रहा था, जिससे जो इस्लाम धर्म है उसमें क्या था, कुछ कुरीतियाँ आ गई थी। तो इस्लाम के पुनरुत्थान या फिर उसके शुद्धिकरण के लिए ही बहावी आंदोलन का शुरुआत किया गया था। और इसके लीडर कौन थे, तो सैयद अहमद बरेलवी थे। कौन थे, तो सैयद अहमद बरेलवी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध कर दिया गया था, मतलब किसको जेल में डिटेन कर दिया गया था, किस षड्यंत्र के मामले में, तो वह था मेरठ षड्यंत्र मामला। और इसमें कौन कौन से 3 अंग्रेज थे, तो एक देखिए फिलिस स्ट्रेट था, बेंजामिन फ्रांसिस था और एक ब्रैडली था। कौन कौन थे, तो फिलिप स्ट्रेट, बेंजामिन फ्रांसिस और ब्रैडली था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पूछा है पूना पैक्ट का उद्देश्य था, तो पूना पैक्ट का देखिए मुख्य उद्देश्य था दलित धर्म का राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए। अब पूना पैक्ट हुआ कब था, तो पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 में, 24 सितंबर 1932 को। और किसके किसके बीच में हुआ था, तो महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। और ये पूना पैक्ट या पूना समझौता हुआ क्यों था, तो इसके पीछे देखिए रीजन है कि जो ब्रिटिश का उस समय PM था रैमसे मैकडोनाल्ड, वो क्या किया था, एक कम्युनल अवार्ड लाया था, जिसके जरिए दलित लोगों को एक अलग निर्वाचन मंडल दे दिया गया था। अब दलित लोगों को अलग निर्वाचन मंडल मिल गया, इससे गांधी जी ने सोचा कि जो हिंदू लोग हैं उससे दलित लोग अलग हो जाएंगे। तो इसी के कारण जो गांधी जी थे वो आमरण अनशन पे चले गए थे। फिर बाद में BR अम्बेडकर ने जाकर के यरोदा जेल में पूना पैक्ट साइन किया, जिसके बाद देखिए स्टार्टिंग में क्या था, जो रैमसे मैकडोनाल्ड था उसने दलितों को 71 सीट दिया था और पूना पैक्ट के बाद दलितों को 147 सीट दे दिया गया था। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पूछा है कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो यह हुआ था पटना में। कब हुआ था, तो 1934 में हुआ था। और अगर पूछे इसका अध्यक्ष कौन था, तो आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव थे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पूछा है कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं काली किंकर दत्त। और देखिए यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू दिया है, तो इनसे रिलेटेड भी कुछ किताबें फेमस है, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और एक किताब फेमस है और बंच ऑफ ओल्ड लेटर। तो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को जो लेटर लिखे थे उसी का कंपाइलेशन है, उसी का संग्रह है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हरा करके अध्यक्ष बने थे, तो इसका सही उत्तर है पट्टाभी सीतारमैया। तो देखिए जो त्रिपुरी अधिवेशन है 1939 में हुआ था। इससे रिलेटेड कुछ कहानी मैं आपको बता देता हूँ। तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया के बीच जो है चुनाव हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस चुनाव को जीत गए थे। लेकिन जो पट्टाभी सीतारमैया थे इनको गांधी जी का सपोर्ट था। गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष बने, लेकिन चूंकि चुनाव हुआ और सुभाष चंद्र बोस जीत गए और काफ़ी ज़्यादा कलह के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ उसका अध्यक्ष बने। पट्टाभी सीतारमैया को बनाया नहीं जा सकता था क्योंकि ये तो चुनाव हार चुके थे और सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी पसंद नहीं कर रहे थे, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने थे। कब हुआ था, तो 1939 में हुआ था। और एक पॉइंट आप और याद रखिएगा कि जो 1938 का अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में, कहाँ पर हुआ था, हरिपुरा में, उसके भी जो अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस ही थे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
पूछा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो दिया है उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया था, सही बात है। बी, उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना किया था, ये भी सही बात है। उनका निधन 1956 में हो गया था, ये भी सही बात है। 6 दिसंबर 1956 का इनका देहांत हो गया था। इसलिए एक से अधिक मतलब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और कई बार एग्जाम में पूछता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किस जाति के थे, तो यह महार जाति के थे। ठीक है, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सूची मिलाने को दिया है। एक तरफ आंदोलन का नाम दिया है और दूसरा पूछा है कि वो आंदोलन कहाँ पर हुआ है। तो नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन तो हमने देखा था चंपारण में नील जो आंदोलन हुआ था। इसके बाद देखिए खेतिहर सत्याग्रह तो ये खेड़ा में हुआ था। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह तो यह अहमदाबाद में हुआ था। और असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन तो देखिए जो चौरी चौरा में 1922 में हुआ था, इसी के कारण असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। तो डी का 4 हो गया। अब मिला लेते हैं कि कौन कौन सा होगा। तो ए का हो गया यहाँ पर, बी मतलब ए का 2 देखिए कहाँ कहाँ दिया है। तो ए का 2 देखिए सी वाले ऑप्शन में दिया है और डी का 4, बी का 3, सी का 1, सी वाला यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से देखिए जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन थे हमने अब डायरेक्टली आपके एग्जाम में रिपीट नहीं होंगे, इसलिए जहां पर सिर्फ जरूरत होगा वहीं पर हम लोग डिटेल में उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का क्या नाम है। तो इसका सही उत्तर है बिमल पटेल। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है कि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत कितना था। तो इसका सही उत्तर है 10 से 15%। तो देखिए जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था उसमें आज की तरह नहीं था कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार था जो 18 साल से ऊपर हैं। उस समय ऐसा था कि जो लोग सिर्फ पढ़े लिखे लोग थे उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार था। तो 10 से 15% इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किस राज्य में अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहां पर पूछा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे। तो यह मोरक्को देश के थे। कई बार आपके एग्जाम में पूछता है इब्न बतूता किसके शासनकाल में आए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। और इनका एक बहुत ही फेमस किताब है रिहला नाम से। ठीक है, आपसे पूछ लेता है जो रिहला या रिहला पुस्तक किसने लिखा है, तो इब्न बतूता ने लिखा है। और किस भाषा में लिखा है, तो अरबी भाषा में लिखा है। और जो इब्न बतूता था भारत के केरल राज्य में भी आया था और वहाँ का जो कोझिकोड बंदरगाह है उसे सबसे अच्छा बंदरगाह बताया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पूछा है कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया गया है। तो यह जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है गुजरात में। सेमीकंडक्टर होता क्या है, जैसे आपने सुना होगा कि मोबाइल और कंप्यूटर में चिप लगता है, तो चिप बनता किसका है, सेमीकंडक्टर का ही बनता है। और जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का डिमांड बढ़ रहा है उसी के चलते चारों तरफ सेमीकंडक्टर का बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसीलिए भारत में भी इसका प्लांट लगाया जाना था। कहाँ पर, तो गुजरात में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। तो इसका सही उत्तर है इरविन। यह देखिए करंट अफेयर के साथ कुछ मिक्स क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहा है, तो इसे हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो हुआ क्या था कि 1917 में जब चंपारण मतलब बिहार गए थे, किसके कहने पर, राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी गए थे। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि गांधी जी पर देखिए कई बार जान से मारने का प्रयास हुआ था। तो उसमें पूछा है कि सबसे पहली बार जो कि लोगों को पता है कि गांधी जी को मारने का प्रयास हुआ था वो किसने किया था। तो इसका सही जवाब है इरविन। इसके पीछे का चलिए मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी सुना देता हूँ। तो हुआ क्या था, इरविन ने गांधी जी को बुलाया खाने के लिए कि आइए हमारे यहाँ भोजन पर। इरविन ने सोचा था कि इनको खाने में जहर दे करके गांधी जी को मार दिया जाएगा, लेकिन उस दिन गांधी जी का फास्ट था, व्रत था, तो गांधी जी ने खाने से मना कर दिया। तो इरविन ने बोला कोई बात नहीं, आप खाना नहीं खाएंगे तो दूध ही कम से कम पी लीजिए। तो दूध में ही इरविन ने जहर मिलाकर के गांधी जी को पिलाने का प्रयास किया था। लेकिन जो रसोइया था जिनका नाम था बटक मियाँ अंसारी, क्या नाम था, ये भी कई बार एग्जाम में पूछता है, बटक मियाँ अंसारी। तो बटक मियाँ अंसारी को
दूध लेकर के इरविन भेजता है और प्रलोभन दिया रहता है बटक मियां अंसारी को कि आप दूध में जहर मिला करके गांधी जी को मार दीजिए और उसके बाद आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। लेकिन जो बटक मियां अंसारी थे उन्होंने जाकर के जो दूध था उसे जमीन पर गलती से गिरा दिया, जिससे गांधी जी का जान बच गया। और कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि गांधी जी को जब चंपारण सत्याग्रह के दौरान मारने का प्रयास हुआ था तो उन्हें बचाया कौन था? तो यही बटक मियां अंसारी जो कि रसोइया था उसी ने बचाया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए I2U2 का फुल फॉर्म क्या है? तो I2 मतलब 2 बार आई आया है, तो इंडिया और इजराइल, U2 आया है मतलब U भी 2 बार है, तो UAE मतलब संयुक्त अरब अमीरात और USA, तो U2 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात सभी क्या है? I2U2 के मेंबर हैं, इसलिए एक से अधिक डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और एक USA यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं है, वो भी I2U2 का सदस्य है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था? तो इसका सही उत्तर है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के। और बात करें ICC का तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग में है, नीदरलैंड में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो पपुआ न्यू गिनी में सम्मेलन इसका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि रावन विल्सन किस शहर के पहले श्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? तो कहाँ पर हुए हैं? न्यूयॉर्क में। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है अब देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाए? तो इसका सही उत्तर किसने किया? तो USA मतलब अमेरिका ने किया है। नाटो की अगर बात करें तो नाटो में टोटल 30 देश आते हैं। अभी रिसेंटली एक देश जुड़ा है जिससे 31 देश हो गए हैं, और सबसे लेटेस्ट वाला कौन सा है? वही 31वां देश, तो फिनलैंड है। और नाटो का अगर बात करें हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ब्रसल्स बेल्जियम में है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या पूछा है। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो पहला वाला ऑप्शन जॉर्जी गोस्पोडिनो को दिया गया है। और बुकर पुरस्कार दिया किस क्षेत्र में जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब CEO कौन है? तो इसका सही उत्तर है लिंडा याकारिनो। और बात करें ट्विटर की तो ट्विटर का मालिक कौन है? तो इलॉन मस्क है। इलॉन मस्क ने अभी कुछ दिन पहले ही जो ट्विटर कंपनी को खरीद लिया था। और इलॉन मस्क का बात चला है तो इनका कुछ फेमस कंपनी है जैसे SpaceX करके है, और उसके बाद अभी न्यूरालिंक काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर कितना था? तो 51.5% था यहाँ पर, लेकिन 51.5% मतलब 51.5% कहीं पर ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर ई वाला ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और वहीं पर अगर बात करें पुरुषों की, कितने प्रतिशत पुरुष साक्षर थे? तो 71.20, ठीक है। और टोटल अगर बात करें कि टोटल साक्षरता दर कितना था 2011 के जनगणना के अनुसार, तो 61.80%। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन है, तो वो केरल है। यहाँ पर पूछा है सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, वो क्या थी? तो ये एक पेपर मेसी कलाकार थी, ठीक है। और सुभद्रा देवी कहाँ की थी? तो बिहार की थी। इस तरीके से देखिए हम लोगों ने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। दंड, पुलिस, अपराध, न्याय, निर्णय, यहाँ पर आपके पास 5 शब्द दिया है और नीचे आपको एक दिया है कि किस तरीके से आप सही क्रम में इसे व्यवस्थित कर सकते हैं। तो देखिए जब भी यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको एक कहानी बनाने का प्रयास करना चाहिए और देखना चाहिए कि सबसे पहले क्या घटित हो सकता है और सबसे बाद में क्या होगा। तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे। देखिए सबसे पहले कुछ होगा तो अपराध ही घटित होगा और लास्ट में क्या आएगा, तो जो अपराधी रहेगा उसे दंड मिल जाएगा। अब इसके बाद आप ऑप्शन में आइए, देखिए कि 3 सबसे पहले और 1 लास्ट में कहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप देखेंगे जो सी वाला ऑप्शन है, सी वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है सी 3 सबसे पहले है और 1 लास्ट में है। अब इससे आप कहानी एक बार चेक कर लीजिए सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, अपराध होगा, उसके बाद पुलिस आएगी, पुलिस आने के बाद न्याय मिलेगा, न्याय मिलने के बाद निर्णय होगा और लास्ट में क्या होता है, दंड मिलता है। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि शब्द कंपैटिबिलिटी
के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं बनाया जा सकता है? ठीक है, मायोपिक, इम्प्लिसिट, टाइटल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके का जब भी आपके पास प्रश्न आए तो आपको ध्यान देना होता है कि जो ऊपर जो जो वर्ड लिखा है और नीचे किसमें आपको चेक करना होता है कौन सा वर्ड नहीं दिया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो सी वाला ऑप्शन है, यहाँ पर टाइटल में एक जगह ई आपको देखने को मिल रहा है, जबकि जब आप देखेंगे कंपैटिबिलिटी में तो कहीं पर भी आपको ई देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए जब इसमें ई है ही नहीं तो टाइटल बन कैसे सकता है? तो यही सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि रमेश मोहित से लंबा है परंतु राजीव जितना लंबा नहीं है। कमलेश श्याम से लंबा है परंतु मोहित जितना लंबा नहीं है। इनमें से सबसे लंबा कौन है? राजीव, मोहित, कमलेश। तो देखिए जैसे जैसे आपसे बोल रहा है बस वैसे वैसे करते जाइए। कह रहा है रमेश जो है मोहित से लंबा है, तो रमेश लंबा है किससे? रमेश यहाँ पर लिख लीजिए, किससे लंबा है? तो मोहित से। तो मोहित नीचे हो गया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन कह रहा है परंतु राजीव जितना लंबा नहीं है, मतलब कह रहा है जो रमेश है मोहित से तो लंबा हो गया, लेकिन राजीव जितना लंबा नहीं है, तो राजीव इससे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो राजीव सबसे ऊपर हो गया। इसके बाद कह रहा है कि जो कमलेश है श्याम से लंबा है परंतु मोहित जितना लंबा नहीं है। यहाँ पर जो कमलेश है श्याम से लंबा है तो श्याम से ऊपर आ जाएगा कमलेश, लेकिन कह रहा है मोहित से लंबा नहीं है, मतलब यहाँ पर जो मोहित है उससे लंबा कमलेश नहीं है, ठीक है। तो कमलेश नीचे आ जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा? श्याम आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कह रहा है कि कमलेश जो है, यहाँ पर जो कमलेश है श्याम से लंबा है लेकिन मोहित से छोटा हो गया। अब पूछा है सबसे लंबा कौन है, तो सबसे ऊपर देखिए क्या है? राजीव है, तो यही तो सबसे लंबा हो जाएगा। अगर सबसे छोटा पूछता तो श्याम हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि यदि एक निश्चित कूट में TEA, टी को 33 लिखा जाए, ईट EAT को 67 लिखा जाए, तो आपसे पूछ रहा है ATU को क्या लिखा जाएगा या फिर किसके बराबर होगा। तो इस तरीके के प्रश्न में जब भी आए तो आपको जो अल्फाबेट होता है उसका सीक्वेंस याद रहना चाहिए, और इस पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं कि किस तरीके से आप अल्फाबेट को इजीली याद कर सकते हैं। और देखिए एक होता है डायरेक्टली अल्फाबेट पूछता है, एक अल्फाबेट का अपोजिट भी होता है, जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है। तो इसे मैंने ट्रिक के माध्यम से करा रखा है, उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन और आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से इस वीडियो के बाद आप उसे देख लीजिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको ईजिली याद भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर टी दिया है, तो टी का होता है 20, ई का होता है 5 और ए का होता है 1। अब यहाँ से आपको 33 लाना था, तो आप सोचिए 20, 5, 1 दिया है, आप इससे 33 कैसे ला सकते हैं? तो अगर पहले वाले में 1 से गुणा कर दें, दूसरे वाले में 2 से गुणा कर दें और तीसरे वाले में 3 से गुणा कर दें, तो हो जाएगा यहाँ पर 20। तो 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। अगर सभी को जोड़ दें 20 + 10 + 3 तो कितना हो गया? 20, 10, 30, 3, 33। तो यहाँ पर तो सेटिस्फाई हो रहा है। इसी तरीके से ईट वाले में आइए, तो ई का होता है 5, 1 का होता है ए, टी का होता है 20। पहले में आपको 1 से गुणा करना है, दूसरे में 2 से, तीसरे में 3 से। तो यहाँ पर 5 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर 60 हो गया। अब बाकी का जोड़ दीजिए इसके बाद, तो 60, 5, 65, 2, 67। यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसी तरीके से आपको 8 का बताना था, तो 8 में ए का होगा 1, टी का होगा 20 और ई का होगा 5वें स्थान पे होता है। तो पहले वाले में 1 से गुणा करना है, दूसरे में 2 से, तीसरे में 3 से। तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 40 हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो 1 + 40 + 15 करेंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पर 56 आ जाएगा। इसलिए सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो पूछा है जिस प्रकार कांच संबंधित है बालू से, उसी प्रकार आपसे पूछ रहा है कि कागज किससे संबंधित होगा? दर्पण से, पत्थर से या फिर खिड़की से। तो अगर हम लोग देखें जो कांच होता है किससे बनता है? तो बालू से या सिलिका से बनता है। तो इसी तरीके से पूछ रहा है कागज किससे बनता है? क्या दर्पण से बनता है, पत्थर से बनता है? तो कागज किससे बनता है? बांस से बनता है या फिर लकड़ी से बनता है? तो यहाँ पर कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर देखिए दिया है निम्नलिखित 3 आकृतियों का परीक्षण कीजिए जिनमें प्रयुक्त संख्याएं एक विशिष्ट प्रतिरूप हैं, ठीक है। और इसके बाद बताना है कि यहाँ जो खाली स्थान है इसमें क्या आएगा। तो देखिए बीपीएससी ने इसका सही उत्तर 3 माना है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आप में से किसी को पता होगा कि किस तरीके से यह क्वेश्चन सॉल्व होगा तो मुझे बता सकता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ आपसे पूछा है एक फिगर दे करके कि इसमें कितने आयत होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप ट्रिक के माध्यम से करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे, और गिनने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो मैं यहाँ पर फिगर बना लेता हूँ। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, सिंपली काउंट करिए। यहाँ पर रो और कॉलम को 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, ऊपर 3 दे दिया है, नीचे वाले गिन लीजिए 1 और यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो अब ऊपर वाले को प्लस कर लीजिए, कितना आ रहा है? तो 3 + 2 5 हो गया, +1 तो यहाँ पर 6 हो गया। नीचे वाला भी प्लस कर लीजिए, 2 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया। अब 6
में 3 का गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 6 त्रिक 18। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक दो और क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ जिससे आप इजीली समझ पाएंगे। यहाँ पर देखिए जैसे है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 कर लीजिए, यहाँ पर 2 कर लीजिए, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 में 2 जोड़ देंगे कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ पर भी 1 में 2 जोड़ दीजिए कितना आ गया 3 आ गया। तो 3 गुणे 3 कर देंगे यहाँ पर तो 9 आ जाएगा। तो इसमें कितने टोटल आयत हैं, तो टोटल 9 आयत बनेंगे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका सही उत्तर आप नीचे दीजिएगा। इस फिगर में आपको बताना है कि टोटल कितने आयत बनेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपसे पूछा है कि 6 एवं 7 बजे के मध्य एक घड़ी की 2 सुइयां एक साथ कब होंगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप ट्रिक से माध्यम से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर मैं घड़ी बना लेता हूँ। कह रहा है कि 6 एवं 7 बजे की, तो यहाँ पर 6 होता है, यहाँ 7, इसके मध्य ही आकर के तो कहीं पर दोनों घड़ियाँ मिलेंगी। इतना तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो 6 और 7 बजे के बीच आने पर लगभग कितना मिनट उसे ट्रेवल करना पड़ा। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो मिनट वाला सुई है लगभग 30 मिनट के बाद ही आगे जा रहा है। तो बस अगर इतना आप बेसिक कॉन्सेप्ट लगा लेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछे तो 60/55, अब कितना मिनट वाला सुई ट्रेवल किया है, तो लगभग 30 मिनट ट्रेवल किया है। तो बस 60/55 गुणे आपको 30 कर देना है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 से काटेंगे तो 12 हो गया, नीचे 11 आ गया, ठीक है। इधर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 360। अब देखिए 360 में हम 11 से डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आएगा 11 या 33 हो गया, 3 आ गया 30 हो गया, 11 दूना 22, 8 से बटे 11 तो 32 सही 8/11। मतलब यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और आपको समझा देता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे यहीं पर अगर आपसे पूछ देता है कि 7 और 8 बजे के बीच, ठीक है, तो 7 और 8 बजे के बीच में तो लगभग देखिए 7 बजे के बाद जो 35 मिनट चल जाएगा इसके बाद ही आएगा। तो आपको करना क्या है, जब 35 आपको पता चल गया तो 60/55 गुणे 35 कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, आप बताइएगा कि 8 और 9 बजे के बीच दोनों घड़ी की जो सुइयां हैं कब आपस में मिलेंगी, कितने बजे आकर मिलेंगी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि 9 स्टार 7 बराबर 32, 13 स्टार 7 बराबर 120, 17 स्टार 9 बराबर 208। तो आपसे पूछा है कि 19 स्टार 11 का मान कितना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में दिमाग लगाइए कि किस तरीके से 9 और 7 से आप 32 ला सकते हैं। तो अगर आप देखें कि यहाँ पर जो 9 है तो अगर 9 का स्क्वायर कर दे तो 81 आ जाएगा, अगर 7 का स्क्वायर कर दे तो 49 आ जाएगा, अगर इन्हें आपस में माइनस कर दे तो आपके पास 32 आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला भी देखिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर 13 का स्क्वायर कर देंगे तो 169 आ जाएगा, और उसके बाद 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर 120 आ रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसी तरीके से आपको करना था। 19 और 11 था, तो अगर 19 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो 19 का स्क्वायर 361 होता है और 11 का स्क्वायर होता है 121। इसको माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर कितना जाएगा 240, मतलब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा था। तो एक सीरीज दे दिया है और आपसे पूछा है कि जो विलुप्त है, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए 5 से 17 हुआ तो कितने का गैप है, तो यहाँ पर 12 का गैप है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 17 से 37 हो गया तो कितने का गैप है, तो 20 का गैप है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो 37 के बाद 65 में कितने का गैप है, तो 28 का गैप है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कितना बड़ा है, 12 में 8 जोड़ दिया तो 20 आ गया, फिर 20 में 8 जोड़ दिया तो 28 आ गया। इसी तरीके से 28 में जब आप 8 जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर जो गैप आएगा वो 36 का आएगा। तो अगर 65 में हम लोग 36 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ गया, 101 आ गया, मतलब 101 यहाँ पर आ जाएगा। इसलिए ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से कम मेल खाता हो, मतलब बेमेल बताना है। तो यहाँ पर गुलाब दिया है, गेंदे का फूल दिया है, कमल दिया है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा कमल। कमल का फूल कहाँ पर खिलता है, तो पानी में खिलता है, और बाकी जो गेंदे और गुलाब का फूल है ये तो नॉर्मल जमीन पर खिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद चुनिए, एजेड, जीटी, यमन, फिल इन द ब्लैंक्स और वाई भी दिया है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन में ना अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अपोजिट दिया है। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, जी का अपोजिट टी होता है, यम का अपोजिट यन होता है और वाई का अपोजिट बी होता है। तो एक चीज़ तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर अपोजिट कर रहा है, और अपोजिट आपको समझ में कैसे आएगा, जब आप वो वाला वीडियो देखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोडिंग इनकोडिंग के लिए मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि किस तरीके से इसका अपोजिट याद रखना है और किस तरीके से इसका सीक्वेंस क्या है। जैसे ए का सीक्वेंस 1 है, जी किस नंबर पे आता है तो 7वें नंबर पे आता है, यम किस नंबर पे आता है 13वें नंबर पे आता है। आप वह वीडियो देख लेंगे तो बहुत ईजिली आप बता पाएंगे। तो अगर देखें हम लोग तो यहाँ पर बीच का डिफरेंस 6 का है,
तो यहाँ पर भी 6 का है, तो नेक्स्ट क्या आएगा, 13 में 6 जोड़ देंगे तो 19 आएगा। और 19 अल्फाबेट में किस स्थान को, किस शब्द को कहते हैं, तो यस को कहते हैं। और यस का अपोजिट क्या होता है, तो यच होता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें चल रही थी, एक तो जो पहला वाला डिजिट है उसमें 6 का डिफरेंस था, और जो शब्द आ रहा था उसका अपोजिट था, जैसे ए का अपोजिट जेड था, तो इसी तरीके से यस का अपोजिट यच होता है, इसलिए ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि किसी निश्चित भाषा में रिमोट को हम लोग क्या कहते हैं, ROTME कहते हैं। इसी तरीके से पूछ लिया है कि SLOWLY को किस रूप में करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो रिमोट का R और E मतलब जो पहला वाला था और अंतिम वाला था, और जब कोड के अंदर चेंज हुआ है तो उसमें भी ये वाला चीज़ सेम है, RE इसमें भी है। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे यस और वाई, तो किस वाले ऑप्शन में यस और वाई स्टार्टिंग और लास्ट में है, तो सिर्फ बी वाला ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें यस और वाई लास्ट में है। और बाकी की चीज़ों को भी देख लेते हैं जिससे कि हमारा कंफर्म हो जाए। तो यहाँ पर जो तीसरे स्थान पे यम था, ठीक है, अब देखिए जब चेंज हुआ तो सेकेंड लास्ट पे चला गया, तो इसमें भी जो तीसरे स्थान पे ओ है वो सेकेंड लास्ट पे जाना चाहिए, तो यहाँ पर गया है। इस तरीके से आप चेक कर लेंगे तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पूछा है कि यदि आप एक प्रबंधक हैं और आपका कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो एक प्रबंधक के रूप में आप क्या करेंगे। ऑप्शन दिया है, उससे बात करेंगे और उसकी समस्या जानने का प्रयास करेंगे, उसे निकाल देंगे, उसे सुधरने के लिए 2 सप्ताह का समय देंगे। तो इसका सही उत्तर है कि आप उससे बात करेंगे और उसकी समस्या जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कर्मचारी ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा है, इसलिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी हैं, ए शीर्ष से 17वें स्थान पे है। यदि ए से आगे 9 लड़कियां हैं तो उसके आगे कितने लड़के होंगे, तो 7, 12 या फिर 23। ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट दिया था, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देना चाहिए था कि जो ए है वो क्या है, लड़का है, तब आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता। तो टोटल देखिए 7 अगर विद्यार्थी हैं और जो लड़कियां हैं लड़कों से दुगनी है, मतलब लड़कियां अगर 2 हैं तो लड़के सिर्फ 1 हैं। टोटल अगर 60 हैं तो आपके पास लड़के कितने हो जाएंगे, तो अगर 2 संबंधी 1 के रेशियो में है और टोटल 60 है, तो इसका मतलब है कि 3 बराबर हो गया 60, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 बराबर हो जाएगा 20, मतलब 20 लड़के हो जाएंगे और 40 लड़कियां हो जाएंगी, तभी तो 60 होगा दोनों को जोड़कर। और लड़के 20 हैं तो उसका दुगना 40 लड़कियां हैं, ठीक। अब इसके बाद देखिए कह रहा है ए शीर्ष से 17वें स्थान पे है, मान लेते हैं यहाँ पर 17वें स्थान पे ए है, ठीक। और कह रहा है उसके आगे ए से आगे 9 लड़कियां हैं, मतलब ए से आगे 9 लड़कियां हैं, तो बाकी आगे कितने और लोग होंगे, यहाँ तक 17 है, यहाँ तक 9 हो गया, तो आगे यहाँ पर 7 लड़के और होंगे, तभी तो यहाँ तक 17 आएगा। अब 7 लड़के ये हो गए, ठीक है, एक 17वां वाला लड़का था, तो टोटल 8 लड़के तो हो गए हैं। अब पूछ रहा है कि उसके बाद कितने और लड़के होंगे, ठीक है, तो टोटल 20 थे, 8 यहाँ पर हैं, तो बाकी 12 और लड़के होंगे, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, क्वेश्चन को आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर फिर से देखिए अल्फाबेट वाला क्वेश्चन आया है, इसलिए आप अल्फाबेट याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन भिन्न है, जैसे एन का स्थान होता है 14 और 8 का एच का स्थान होता है 8, तो इनके बीच का डिफरेंस देखिए कितना है, तो 6 है, यहाँ पर वही दे दिया है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, तो यफ है, यफ का स्थान होता है 6, यल का स्थान होता है 12, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 6, लेकिन यहाँ पर 18 दिया है, जोड़ दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, यक्स यक्स का स्थान होता है 24, क्यू का स्थान होता है 17, बीच का डिफरेंस कितना हो गया 7, ठीक है। तो पहले वाले और सी वाले में डिफरेंस दिया है, लेकिन यही जो बी वाला है इसमें आपको जोड़ दिया था, डिफरेंस नहीं देगा। तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसने दिया है, तो इसका सही उत्तर है ए वाला ऑप्शन, ओडम में दिया है। अब वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल होता क्या है, इसे भी चलिए समझ लेते हैं। तो देखिए ऊर्जा का सबसे मेन स्रोत कौन है, तो सूर्य है, सभी लोग सूर्य से ही एनर्जी लेते हैं। सूर्य से सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर प्लांट, जो पेड़ पौधे होते हैं वो यहाँ पर भोजन बनाएंगे, फिर पेड़ पौधों को खाएगा कौन, तो यहाँ पर हिरन इसे खाएगा, हिरन को कौन खाएगा, तो शेर खाएगा, ठीक है। और पेड़ पौधे जब सड़ गल जाते हैं तो उसे कौन खाता है, तो दीमक खाते हैं, और दीमक को कौन खाता है, तो सूअर खाता है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर वाई आकार का कुछ आपको आकृति दिख रहा है, अगर आप वाई को थोड़ा सा टेढ़ा कर दें तो वाई ऐसे बनता है, यहाँ पर भी देखिए वाई की आकार की तरह बन रहा है। तो यही था वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल। और इसके बाद एक स्टेप और होता है, जैसे शेर है, शेर जब मर जाएगा तो उसे दीमक खाएगा, हिरन भी मर जाएगा तो उसे दीमक खाएगा, और यहाँ पर सूअर को कौन खाता है, तो शेर खाता है। ये प्रवाह चल रहा है, एक दूसरे से सभी इंटरलिंक है, और इसे दिया कौन था, तो ओडम ने दिया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि SO2 प्रदूषण सूचित होता है किसके द्वारा, आर्किड द्वारा, मैंग्रोव द्वारा या फिर लाइकेन द्वारा। तो इसका सही उत्तर है सी वाला, लाइकेन द्वारा।
जब देखिए एयर में SO2 की मात्रा मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो जो लाइकेन के पौधे रहते हैं वो मरने लगते हैं। तो इसलिए इससे पता चल जाता है जहाँ पर लाइकेन रहता है और वहाँ पर अगर SO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा तो ये पौधे मरने लगेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि जो एयर है, हमारा वायु है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गई है। इसलिए सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यह गोवा में स्थित है और गोवा तो कहीं ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए ई वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर है स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। और IUCN का अगर हम लोग बात करें तो फुल फॉर्म में क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है। और यह करता क्या है, आपने सुना होगा रेड डेटा बुक का नाम बहुत ही फेमस है, रेड डेटा बुक। उसमें होता क्या है, जो संकटग्रस्त प्रजातियां रहती हैं उनका नाम वहां पर देखने को मिलता है कि कौन कौन से प्रजाति अभी संकटग्रस्त हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? तो सिर्फ 10% होती है। जैसे एक ट्रॉपिकल लेवल है, यहाँ पर मान लेते हैं घास है, तो घास के पास अगर 100 एनर्जी है, तो अगर जब घास को यहाँ पर मान लेते हैं हिरन खा रहा है, तो हिरन को कितना ट्रांसफर होगा? सिर्फ 10% यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर होता है। और इसे दिया किसने था? तो लिंडमैन ने दिया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? जलोद्भिद, मरुद्भिद, लवणोद्भिद। तो इसका देखिए सही ऑप्शन है एक से अधिक। जो ए वाला ऑप्शन है और सी वाला ऑप्शन दोनों सही है, इसलिए यहाँ पर डी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब श्वसन मूल होता क्या है, चलिए इसे भी हम लोग देख लेते हैं। अब श्वसन मूल होता क्या है, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। तो श्वसन मूल को अंग्रेजी में हम लोग न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। तो देखिए जनरली जो दलदली क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पर जो पौधे पाए जाते हैं उन्हें मैंग्रोव पौधे कहे जाते हैं। और उनके पौधों में देखिए क्या होता है, जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन से ऊपर आ जाती हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, तो इन्हें ही हम लोग श्वसन मूल कहते हैं या फिर न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, पैन, SO2 या फिर ओजोन? तो इसका सही उत्तर है पैन और ओजोन दोनों क्या है, द्वितीयक प्रदूषक हैं। इसलिए एक से अधिक मतलब डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब द्वितीयक प्रदूषक होता क्या है, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए पहले प्राथमिक प्रदूषक समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग द्वितीयक प्रदूषक समझेंगे। तो प्राथमिक प्रदूषक ऐसे प्रदूषक होते हैं जो कि डायरेक्टली सोर्स से निकलते हैं। CO हो गया, NO2 हो गया, CO2 हो गया, SO2 हो गया, ये सब क्या है, प्राइमरी प्रदूषक हैं। ठीक है, SO2 यहाँ पर जो दिया है प्राथमिक प्रदूषक है। और जब प्राथमिक प्रदूषक जो एटमॉस्फेयर में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, द्वितीयक प्रदूषक बनाते हैं। तो जैसे ओजोन मतलब O3 हो गया, पैन हो गया, इसी तरीके से H2SO4 हो गया, ये सब क्या है, द्वितीयक प्रदूषक हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूछा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम किसने दिया था? अभी देखिए हम लोगों ने ऊपर ही क्वेश्चन देखा था, तो लिंडमैन ने दिया है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में या फिर केरल में? तो देखिए हिमाचल प्रदेश और केरल दोनों जगह पाए जाते हैं, इसलिए डी वाला ऑप्शन एक से अधिक सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है कि यहाँ पर भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? गेहूं का खेत, गन्ने का खेत, धान का खेत? तो इसका सही उत्तर है धान का खेत। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? तो CH4 मीथेन का फार्मूला होता है, और यह क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस होता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि वायुमंडल की किस परत पर तापमान सबसे कम होता है? तो इसका सही उत्तर है मध्यमंडल पर। बाकी के ऑप्शन को भी चलिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कई बार देखिए पूछ देता है कि जैसे क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, तो इसे सीक्वेंस में करने के लिए आता है। तो सबसे पहले देखिए आता है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल, समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आता है आयन मंडल, इसके बाद आता है बाह्य मंडल। ठीक है, सबसे जो बाहर है तो बाह्य मंडल है। क्षोभ मंडल में क्या होता है, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। और जो समताप मंडल, देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है समताप, यहाँ पर तापमान बराबर रहता है, कोई चेंजेस नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जहाज उड़ाने के लिए या और यहीं पर देखिए ओजोन लेयर भी पाया जाता है। तो समताप मंडल किससे संबंधित हो गया, जहाँ पर जहाज उड़ाया जा सके आसानी से, ओजोन लेयर हो गया। क्षोभ मंडल में हमने देखा कि जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में होता है। फिर इसके बाद आ जाइए, अब है मध्य मंडल। मध्य मंडल में देखिए मेनली उल्का पिंड ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए तो आयन मंडल, नाम से ही क्लियर हो रहा है, यहाँ पर आयन होगा मतलब रेडियो तरंगे यहाँ पर पाई जाती है।
इसके बाद देखिए बाह्य मंडल, जो सबसे बाहरी मंडल है, तो यहाँ पर मेनली गैसेस होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस यहाँ पर पाई जाती हैं। तो देखिए बाह्य मंडल, तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आता है आयन मंडल, आयन मंडल के बाद आता है बाह्य मंडल। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो जैव आवर्धन कहा जाता है, अंग्रेजी में बायोमैग्निफिकेशन इसे कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि निम्न में से कौन सा या कौन सी शुष्कतारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में पाया जाता है? तो इसका भी सही उत्तर देखिए लाइकेन हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पूछा है कि रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है? तो आर्द्रभूमि या फिर वेटलैंड से जुड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा है कि इटाई रोग किसके कारण होता है? तो कैडमियम के कारण होता है। और पारा के कारण कौन सा होता है? तो मिनी माता रोग होता है। और एक पूछता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो नाइट्रेट के द्वारा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थाने मतलब इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है वनस्पति उद्यान। इन सीटू और एक्स सीटू होता क्या है, इसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इन सीटू का मतलब होता है, देखिए दिया है स्वस्थाने मतलब ऑन साइट कंजर्वेशन, जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, तो इनका संरक्षण जो होता है वो इन सीटू में आता है। और एक्स सीटू में क्या आता है? तो वनस्पति उद्यान आता है। ठीक है, इस तरीके से चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर बीपीएससी ने एक से अधिक माना है। विद्युत विभव को इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र है अदिश मात्रा, सदिश मात्रा, आयाम रहित मात्रा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है सदिश मात्रा मतलब वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है? तो जिसमें देखिए परिमाण और दिशा दोनों हो, परिमाण भी हो और दिशा भी हो, तो उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि में क्या होता है? तो इसमें सिर्फ परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे देखिए चाल है, दूरी है, आयतन है, तो चाल में ऐसा अगर मान लेते हैं कोई 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, तो ये क्या है? अदिश राशि है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्शन का लेना देना है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है? तो इसका सही उत्तर है जब वह व्यक्ति क्या होगा? खड़े होने की स्थिति में होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। तो यह क्वेश्चन देखिए टीआरई 2 में भी पूछा था, और जो टीआरई 1 का सेकेंड शिफ्ट हुआ था उसमें भी यह क्वेश्चन रिपीट हुआ था। इसका सही उत्तर है बैगनी, और वहां पर हमने आपको पूरा डिटेल में समझाया था, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर पूछा है मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी? तो वह गिरती है, इसलिए बी वाला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पर पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्त प्लाज्मा, बी वाला ऑप्शन। 7 से अधिक का मतलब क्या होता है? कि वो बेसिक नेचर का होगा। इसे हमने आपको बताया था, देखिए यहाँ पर आपको बता देता हूँ, 0, 7 और यहाँ पर 14। तो देखिए 0 से लेकर के 6.99 तक मतलब 7 से जो कम रहता है वो क्या रहता है? एसिडिक मतलब अम्लीय नेचर का रहता है। और 7 पर तो न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन रहेगा। 7 से ज़्यादा और 14 तक जो रहता है वो क्या रहता है? बेसिक नेचर का रहता है। बेसिक मतलब क्षारीय नेचर का। तो यहाँ पूछा था 7 से ज़्यादा, तो क्या होगा? 7 से ज़्यादा जो रहेगा वो बेसिक नेचर मतलब क्षारीय नेचर का होगा। और जो रक्त प्लाज्मा क्या होता है? बेसिक नेचर का रहता है। और सिरका और जो गैस्ट्रिक जूस है ये क्या है? एसिडिक नेचर का होता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग में कितना? तो लगभग 2 सेंटीमीटर होता है। और यहाँ पर जो 25 सेंटीमीटर दिया है, तो किताब पढ़ते वक्त जो पुस्तक रहता है और आँख के बीच की दूरी कम से कम तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से निम्नलिखित कौन सा पदार्थ बनेगा? तो कौन सा बनता है? विरंजक चूर्ण। इसे ही हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसे चलिए मैं आपको रिएक्शन करके दिखा देता हूं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। तो बूझा चूना किसे कहते हैं? तो CaOH ट्वाइस। कई बार देखिए एग्जाम में पूछ लेता है कि बूझा चूना का फार्मूला क्या होता है? तो क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? बूझा चूना कहते हैं। जब इसको क्लोरीन से हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो बनता क्या है? CaOCl2।
ये क्या है, यही तो विरंजक चूर्ण है। और गैस क्या निकलता है, H2O प्लस आगे निकल जाएगा, तो CaOCl2 विरंजक चूर्ण का कई बार आपसे फार्मूला भी पूछ लेता है। इसे ही हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ पर होता है, तो पानी को शुद्ध करने के लिए आप देखते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर पूछा है कि माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो अनुवांशिकता या फिर हेरिडिटी कहते हैं। जैसे जो माता पिता हैं उससे जो उनका बच्चा पैदा होता है उसमें भी कुछ ना कुछ गुण पहुंचते हैं, तो क्या होता है, अनुवांशिकता के कारण होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन पूछा है कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है, तो इसका सही उत्तर है बी वाला ऑप्शन। इसमें क्या होता है, अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ओम्स लॉ होता क्या है, तो V = IR होता है। यहाँ पर V क्या है, वोल्टेज हो गया, I क्या हो गया, करंट हो गया, R क्या हो गया, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो एमीटर होता है उसे हमेशा श्रेणी मतलब सीरीज में जोड़ते हैं, अमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं। और जो वोल्ट मीटर होता है उसे हम लोग कैसे जोड़ते हैं, तो पैरेलल में जोड़ते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो चलिए इसे हम लोग रिएक्शन से देख लेते हैं। लोहा मतलब हो गया Fe, इसमें क्या कह रहा है, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl मिलाने के लिए कह रहा है। तो पूछ रहा है बनेगा क्या, तो यहाँ पर बनेगा FeCl2 बन जाएगा, और क्या बनेगा, साथ में H2 गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2HCl हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, हाइड्रोजन गैस निकलेगा प्लस आयरन क्लोराइड, FeCl2 क्या हो गया, आयरन क्लोराइड हो गया, और हाइड्रोजन गैस मतलब H2 निकल रहा है यहाँ पर, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है, तो सबसे उत्तम विधि क्या है, वनारोपण करना। और बाढ़ को कैसे रोका जाता है, तो डैम बना करके, जो बांध होता है बांध बना करके, या फिर पेड़ बना करके, पेड़ लगा करके हम लोग क्या करते हैं, बाढ़ को रोकते हैं। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है कि खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि यह क्वेश्चन भी देखिए 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, तो क्वेश्चन काफी सारे रिपीट होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रक्रियाशील होता है, जिंक ज्यादा रिएक्शन करता है, टीन उसकी अपेक्षा कम रिएक्शन करता है, इसलिए जो खाने के डिब्बे होते हैं वो जिंक के बजाय टीन का जो रहता है परत चढ़ाया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पर पूछा है अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, डिंब का निर्माण, प्रोजेस्टेरोन का स्राव, या फिर एस्ट्रोजन का स्राव, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अंडाशय मतलब ओवरी द्वारा तीनों होता है, डिंब का निर्माण भी होता है, प्रोजेस्टेरोन का स्राव भी होता है, और एस्ट्रोजन का भी स्राव होता है, इसलिए डी वाला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर पूछा है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। और मेथनोइक अम्ल की अगर हम लोग बात करें तो जो चींटी होती है, चींटी जो काटती है तो उसमें मेथनोइक अम्ल या फिर इसे ही हम लोग फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। और लैक्टिक अम्ल की अगर बात करें तो यह दूध में पाया जाता है। इसी तरीके से आपसे पूछता है अगर ऑक्जेलिक एसिड तो यह टमाटर में पाया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि कॉलीफॉर्म क्या होता है, तो कॉलीफॉर्म क्या होता है, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित यह क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, इसलिए यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से देखिए हम लोगों ने साइंस के सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको यह वीडियो यहाँ पर पूछा है कि कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, तो इसका सही उत्तर है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। कौटिल्य या इन्हें हम लोग चाणक्य पंडित के भी नाम से जानते हैं, ये प्रोफेसर कहाँ पर थे, तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में थे। आज के समय में वर्तमान समय में तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। और देखिए यहाँ पर दिया है नालंदा यूनिवर्सिटी, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और जानकारी दे दूं, जिससे कि आपका जो TRE 3 या 4 होने वाला है, अगर इससे रिलेटेड और क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो बिहार में स्थित है। और इसे बनवाया किसने था, तो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने बनवाया था। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र जो किताब है, बहुत ही फेमस किताब है, उसके लेखक कौन है, तो यही चाणक्य पंडित या फिर कौटिल्य हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन दिया है कि यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था, यह किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था, अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल हो गए थे। तो पहला वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन, कहने का मतलब है कि जो 1781 का विद्रोह हुआ था वह किसने किया था, तो जमींदारों ने किया था, किसानों ने नहीं किया था। और इससे क्या हुआ था, अंग्रेज बहुत ही आसानी से इस विद्रोह को कुचलने में सफल हुए थे। इसलिए देखिए ए और सी हो गया, मतलब एक से अधिक ऑप्शन, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा शीत कटिबंध में आता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए हमारा मान लेते हैं ग्लोब है, इस पर जो 0 डिग्री होता है सबसे बीच में उसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। फिर उसके ऊपर 23.5 डिग्री अक्षांश जो होता है नॉर्थ में उसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और अगर यहीं पर 23.5 डिग्री अगर हम लोग दक्षिण में आ जाए तो उसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं। उसके ऊपर क्या होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, अब बीच में यहाँ पर मान लेते कलर में चेंज करके यहाँ पर एक सूर्य बना देता हूँ। अब देखिए सूर्य क्या होता है, सूर्य की जो किरणें होती हैं कर्क रेखा और मकर रेखा वाला जो जोन है ये वाला 0 डिग्री से लेकर के नॉर्थ में 23.5 डिग्री और 0 डिग्री से लेकर साउथ में 23.5 डिग्री वाला। तो यहाँ पर क्या होता है सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा पड़ती है और दिन में एक न एक बार सूर्य जो है एकदम ठीक दोपहर में आपके सर के ऊपर होता है। इसलिए ये वाला क्षेत्र जो होता है जोन, कटिबंध मतलब होता है जोन, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ वाला जो जोन है ये क्या होता है रेड जोन, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो इसे हम लोग उष्ण मतलब होता है गर्मी, तो उष्ण कटिबंध कहते हैं। अब देखिए सूर्य जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आप वैसे उसे तिरछा पड़ेगा। तो जो 23.5 डिग्री से लेकर के यहाँ पर भी कलर चेंज कर दे रहा हूँ, तो जो 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री वाला है यहाँ पर क्या होगा थोड़ा सा गर्मी रहेगा, थोड़ा थोड़ा ठंडा भी रहेगा। इसी तरीके से नीचे भी 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री वाला जो जोन है ये क्या होता है शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, मतलब शीत मतलब ठंडा हो गया, उष्ण मतलब गर्म हो गया। तो जहाँ पर शीत भी रहे उष्ण भी रहे तो क्या हो गया वो वाला जो शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। तो ये क्या होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ में और साउथ में भी 23.5 डिग्री साउथ से लेकर के 66.5 डिग्री तक। तो ये वाला जोन क्या हो गया शीतोष्ण कटिबंध। अब देखिए जैसे और ऊपर चले गए 66.5 डिग्री से जब आप ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पर क्या है सूर्य की किरणें तिरछे होकर ऊपर निकल जाती है। तो इससे क्या होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। ठीक है, नीचे वाले में भी 66.5 डिग्री से नीचे जो है 66.5 डिग्री अगर नॉर्थ में आप देखेंगे तो 66.5 डिग्री से ऊपर, यहाँ पर 66.5 डिग्री से जो नीचे अंटार्कटिका वाला क्षेत्र है यहाँ तक क्या होता है सूर्य की किरणें पहुँच ही नहीं पाती हैं, इसलिए यहाँ पर बर्फ जमा रहता है। इसलिए इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं तो इसे शीत कटिबंध कहते हैं। ठीक है, यही आपसे देखिए क्वेश्चन में पूछा था शीत कटिबंध मतलब जहां पर बहुत ज्यादा ठंडी पड़े तो क्या होगा 66.5 डिग्री से ऊपर वाला क्षेत्र। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया था 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव, ऊपर क्या है उत्तरी ध्रुव और 66.5 डिग्री अक्षांश से ऊपर चला गया तो यहाँ सूर्य की किरणें पड़ नहीं रही है तो यहाँ पर ठंडी होगा। इसी तरीके से सी वाला ऑप्शन देखिए दक्षिणी ध्रुव वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच मतलब ये वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर क्या होगा शीत कटिबंध होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि ए वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन दोनों सही है, तो इसलिए एक से अधिक डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय की भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है कुमायूं हिमालय। चलिए इसे थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट वाइज समझ लेते हैं। तो अगर पूछे आपसे हिमालय पर्वत का प्रादेशिक विभाजन किसने किया था, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीएस बुरार्ड थे। तो यहाँ पर देखिए जो जीएस बुरार्ड थे इन्होंने हिमालय पर्वत का प्रादेशिक विभाजन किया था और किस तरीके से किया था उसे भी चलिए देख लेते हैं। देखिए ये हमारा भारत का नक्शा मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये क्या है हिमालय वाला पोर्शन है। अब इसी वाले पोर्शन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं इसे अलग से बना लेता हूँ, ठीक है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। यहाँ पर देखिए क्या है पंजाब वाला क्षेत्र हो गया। इसके बाद पंजाब देखिए एक इंडिया में भी है और एक क्या है पाकिस्तान में भी है। इसके बाद कुमायूं वाला क्षेत्र हो गया और यहाँ पर क्या हो गया नेपाल वाला क्षेत्र हो गया और यहाँ पर क्या है असम हो गया। ठीक है, और ऊपर अगर नदी की बात करें इसका कलर चेंज कर ले रहा हूँ तो यहाँ पर सिंधु हो गया, इसके बाद सतलज हो गया, नेक्स्ट क्या आ गया काली आ गया, काली के बाद तिस्ता, तिस्ता के बाद क्या है दिहांग। ठीक है, दिहांग नदी। तो जब भी देखिए अगर आपसे पूछे कि पंजाब हिमालय किसका किसके बीच में है तो सिंधु और सतलज के बीच में क्या हो जाएगा पंजाब हो जाएगा और सतलज और काली के बीच में क्या आ जाएगा कुमायूं आ जाएगा और काली और तिस्ता के बीच में क्या आ जाएगा नेपाल वाला हिमालय आ जाएगा और तिस्ता और दिहांग के बीच में क्या आ जाएगा तो असम वाला आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख थी, तो यह बात सही है। दूसरा दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो यह गलत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है।
और सी क्या दिया है, तो सी दिया है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है। तो 2.6 नहीं बल्कि 2.4% है। तो सिर्फ ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है 33%। ये क्वेश्चन 2-3 बार बीपीएससी के एग्जाम में ही रिपीट हुआ है। कई बार आपसे पूछ भी लेता है कि राष्ट्रीय वन नीति कब आया था, तो 1952 में आया था। और अगर आपसे पूछा कि भौगोलिक क्षेत्र में जो जमीन है उस पर कितना प्रतिशत कम से कम तो वन होना ही चाहिए, तो 33%। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। बेवर, दहिया, पोड़ू, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक। बेवर, दहिया और पोड़ू तीनों क्या है, स्थानांतरित कृषि का नाम है। स्थानांतरित कृषि होता क्या है, तो जैसे इस कृषि में क्या होता है, जैसे जंगल है तो जंगल में पेड़ को काटेंगे और जो घास फूस रहता है उसको जला देंगे और खेती करेंगे। कुछ दिन बाद फिर इस जगह को भी छोड़ करके किसी दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ पर भी जो पेड़ पौधे रहेंगे उसे काटेंगे और घास फूस को जला देंगे, वहाँ पर खेती करेंगे। कुछ दिन बाद इस स्थान को भी छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए इसे स्थानांतरित कृषि, स्लेश एंड बर्न, अलग अलग झूम खेती, अलग अलग नामों से जाना जाता है। और देखिए टीआरई 2 में एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि उड़ीसा में जो स्थानांतरित कृषि है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसका हमने उत्तर बताया था, पोड़ू नाम से जाना जाता है। और देखिए जो आपका बीपीएससी ने ऑफिशियल आंसर की जारी किया था उसमें भी पोड़ू ही बताया था, मतलब ऑप्शन नंबर ए उस वाले पेपर में था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर कमेंट किया कि नहीं सर ऑप्शन नंबर ई होगा। तो देखिए एक बार राजस्थान पीसीएस का भी एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा था निशान लगाने के लिए, कॉलम मिलाने के लिए, तो वहाँ पर भी दिया था पोड़ू और उसको मिलाया था उड़ीसा से। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और यहाँ पर देखिए जो बेवर है वो कहाँ पर बोला जाता है, तो मध्य प्रदेश में जो स्थानांतरित कृषि होता है उसे बेवर नाम से बोला जाता है। और जो देखिए पोड़ू है यह उड़ीसा में भी इसे बोला जाता है और आंध्र प्रदेश में भी स्थानांतरित कृषि होती है उसे हम लोग पोड़ू ही बोलते हैं। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया जाता है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है। तो इसका सही उत्तर है मलोका। ठीक है, और जो अमेजन बेसिन के लोग वहाँ का जो मुख्य भोजन है वो क्या है, कसावा या फिर मैनियो। और कसावा आपने पढ़ा होगा जब सीटेट का एग्जाम दिया होगा तो टैपियोका एक नाम सुना होगा, केरल के लोग खाते थे। तो कसावा या टैपियोका दोनों एक ही है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। तो पहला वाला ऑप्शन दिया है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, बी दिया है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य, सी दिया है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य। तो ए वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन सही है, इसलिए एक से अधिक इसमें हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो भी आपको ऑप्शन बताए जाते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक बताए जाते हैं, जो आपके ऑफिशियल आंसर की में दिया है तो आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है। तो इसका सही उत्तर है दिल्ली रीज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है, देखिए क्या पूछा है कि शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाली पश्चिमी विक्षोभ मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का उत्पत्ति स्थल क्या है। तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। देखिए पश्चिमी विक्षोभ होता क्या है, तो आपने कई बार देखा होगा कि बिना मौसम का बारिश हो जाता है। जैसे मानसूनी बारिश, जब मानसून आता है तब बारिश हो ठीक है, लेकिन सर्दियों में भी कई बार आप देखेंगे बारिश हो जाता है। तो उसके पीछे का रीजन यही है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी घाट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है। तो उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम क्या हैं। तो इसका सही उत्तर है अमन, साली और अगहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पूछा विशेषता नहीं है तो क्या है, यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है। इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है। यहाँ प्रतिवर्ष 100 से अधिक सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन जो दिया है वो सही है, लेकिन आपसे चलिए हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि
अब आपके पास ऑप्शन दिया है यह संसद की विधि के तहत लोगों को उपलब्ध है। दूसरा ऑप्शन दिया है यह भारत के संविधान में विशेष रूप से प्रदत्त है। या फिर तीसरा ऑप्शन दिया है यह विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी वाला ऑप्शन, यह विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। मतलब देखिए भारत के अंदर क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। इसी के तहत हमारा प्रेस भी स्वतंत्र है कि वह कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी छाप सकता है। और अगर बात करें हम लोग कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है, तो यह देखिए 3 मई को मनाया जाता है। और अभी देखिए हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था 2023 वाला, उसमें भारत की रैंक बहुत बुरा था, 161 रैंक था 180 में से। 180 में से सोचिए 161वां रैंक प्राप्त हो रहा है। और यह जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी कौन करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसे जारी करता है। और अभी हम लोगों ने बात किया था कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर हम लोग बात कर ले तो आर्टिकल 19 में हमारे संविधान में दिया गया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसी तरीके से देखिए हम लोग डिटेल में क्वेश्चन को देखते चलेंगे जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। अब देखिए यहाँ पर दिया है कुछ प्रांतों के संसाधनों की उपलब्धता और वो जो संसाधन प्राप्त होते हैं उनका संबंध किस प्रांत से है। तो यहाँ पर दिया है कि खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु उद्योगीकरण की कमी। नेक्स्ट दिया है कि जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी। और सी दिया है कि सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी। डी दिया है खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के साधनों की कमी। और इधर दिया है कौन कौन से प्रांत हैं, तो झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और लद्दाख आपको यहाँ पर मिलाना था। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में अगर आपको एक भी आ रहा है, जैसे आप तो ये जानते ही होंगे कि जल संसाधन की कहाँ पर कमी है, तो राजस्थान में कमी रहती है, लेकिन वहाँ पर सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, वहाँ पर गर्मी भी पड़ता है और हवा भी चलते रहता है, इसलिए राजस्थान में क्या हो जाएगा, सी वाले का देखिए 3। अब ऑप्शन में आ जाइए, देखिए कहीं पर आपको दिख रहा है सी का 3, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बी वाला ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर सी का 3 मिल रहा है। और बाकी के ऑप्शन को भी देख लेते हैं, 1 का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, मतलब सामने सामने ही मिला है। तो अगर आप बात करें हम लोग खनिज संसाधनों की संपन्नता, तो अगर आप देखेंगे तो झारखंड में बहुत सारी माइंस हैं, कोयले की खदान है अलग अलग, तो कहने का मतलब वहाँ संसाधन तो बहुत ज़्यादा हैं, खनिज संसाधन है, लेकिन उद्योगीकरण की कमी है, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी है। तो 1 का हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी, तो इसका अरुणाचल प्रदेश से मिल जाएगा। और जल की कमी वाला हमने देखा था राजस्थान में है। डी वाला देख लेते हैं, तो खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के साधनों की कमी, तो लद्दाख में देखिए बहुत ज़्यादा क्या रहता है, बर्फबारी पड़ा रहता है, जिससे कि वहाँ पर जो परिवहन के साधन है सही तरीके से सुचारू रूप से काम नहीं करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन था वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए कई बार क्या होता है ना कि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आप बहुत सारे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 76वां क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालयन यू का स्पेलिंग है YEW, हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित किन प्रांतों में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। ये देखिए जो हिमालयन यू है इससे एक बहुत ही अच्छा केमिकल निकलता है जिसका नाम है टैक्सोल। और टैक्सोल का जानते हैं काम क्या है, तो इसका यूज होता है कैंसर अगर किसी को हुआ रहता है तो उससे संबंधित दवाई बनता है। तो जो हिमालयन यू का पेड़ है उससे जो छाल निकलता है या फिर उसका जड़ है, टहनी है, तो उन सभी से टैक्सोल नामक एक रासायनिक यौगिक निकलता है और इसका उपयोग कहाँ पर होता है, तो कैंसर के इलाज में होता है। ठीक है, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता मतलब ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो इसका सही उत्तर है नागरिकता संशोधन अधिनियम। इसमें देखिए होता क्या है, ओवरसीज इंडियन मतलब जो भारत से बाहर रहते हैं। अब भारत में दोहरी नागरिकता का तो प्रावधान है नहीं कि मतलब आप अगर भारत के नागरिक हैं तो सिर्फ भारत के नागरिक हैं, अगर आप अमेरिका के नागरिक हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अमेरिका के भी नागरिक हो सकते हैं और भारत के भी नागरिक हो सकते हैं। तो यही होता है कि दोहरी नागरिकता, तो भारत में ऐसा है नहीं। लेकिन जो ओवरसीज भारतीय नागरिकता है इसके तहत होता क्या है कि जो लोग भारत से बाहर, जैसे मेनली मान लेते हैं जो नॉर्थ अमेरिकन थे, उन्होंने इसका डिमांड किया था, तो उनको एक वीजा जारी कर दिया जाता है जिसके द्वारा वो कभी भी लंबे समय तक भारत के अंदर रह सकते हैं।
लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। जैसे अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप वोट दे सकते हैं, लेकिन जो समुद्र पारी भारतीय नागरिकता है, जिनके पास ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप है, वो लोग यहाँ पर वोट नहीं दे सकते हैं। और यह लॉन्च कब हो गया था? तो 2006 में जो प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था 9 जनवरी को, उसमें इसे लॉन्च कर दिया गया था। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन इसका बीपीएससी ने सही उत्तर माना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने का मुख्य कारण है? तो ठीक है, यहाँ पर देखिए संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना। दूसरा दिया है सामाजिक सुधार और आर्थिक विकास, ये भी सही है। साक्षरता एवं शिक्षा विकास, तो सी वाला भी ऑप्शन सही है। मतलब इसमें एक से अधिक, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा था कि जैसे पहले क्या था, भारत में बहुत ज़्यादा कठोर जाति व्यवस्था थी, मतलब जो उच्च जाति और निम्न जाति वाला बहुत ज़्यादा व्यवस्था चलता था। लेकिन समय के साथ साथ जैसे लोग साक्षर हुए, समाज में सुधार हुआ और आर्थिक विकास भी हुआ लोगों का। और हमारा जो संविधान में भी जैसे अगर बात करें आर्टिकल 17 की, तो अस्पृश्यता का जो था उसे हटा दिया गया था। तो इस तरीके से यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित किया गया था? तो यह 2004 में निर्मित किया गया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज है? साम्यवादी समाज मतलब कम्युनिस्ट समाज। तो इसका सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। अगर हम लोग कम्युनिज्म की बात करें तो यह ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहाँ पर कोई ऊंच नीच ना हो, कोई अमीर न गरीब ना हो, कोई बॉर्डर ना हो। तो इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है वो कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक है? तो इसका सही उत्तर है जीन जैक्स रूसो। जीन जैक्स रूसो ने कौन सा किताब लिखा है? तो दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक लिखा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूछा है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध योजना, चिपको आंदोलन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए एक से अधिक मतलब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में और टिहरी बांध योजना और चिपको आंदोलन के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर बात करें नर्मदा बचाओ आंदोलन का, तो ये 1985 में शुरू हुआ था। और अगर हम लोग बात करें तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा था, इसी के विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था। और बात करें अगर टिहरी बांध योजना की, तो यह उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और इसके अगर प्रमुख नेता की बात करें हम लोग तो सुंदरलाल बहुगुणा है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित कौन थे? तो मेधा पाटकर थे। इसी तरीके से अगर चिपको आंदोलन की हम लोग बात करें तो चिपको आंदोलन में देखिए हुआ क्या था मेनली कि वहाँ पर जो ठेकेदार थे वो पेड़ों को काट रहे थे। तो यहाँ की जो महिलाएं थी ये कहाँ पर हुआ था? तो यह भी उत्तराखंड में हुआ था। और उत्तराखंड के स्पेसिफिक अगर बात करें तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में चिपको आंदोलन, चमोली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, चमोली जिला। इसमें हुआ क्या था? तो जो महिलाएं थे वो पेड़ों से चिपक गई थी और लोगों से, जो ठेकेदार थे पेड़ काटने आए थे, उनसे बोले कि पहले हमें काटिए उसके बाद आप लोग पेड़ काटिएगा। और चिपको आंदोलन से अगर पूछे तो इससे संबंधित जो लीडर थे कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट थे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी है? तो यहां पर दिया है देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना, बी दिया है प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखना, सी दिया है अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना। तो देखिए तीनों सही है, इसलिए डी वाला ऑप्शन एक से सही हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की, तो लिया कहाँ से गया है? तो रूस यूएसएसआर से लिया गया है। ठीक है, और अगर बात करें किसकी सिफारिश पे, देखिए कई बार पूछता है कि मूल कर्तव्य किसकी सिफारिश पर हुआ था, तो स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी, इसी के सिफारिश पर 11 जो मूल कर्तव्य है उसे संविधान में जोड़ा गया था। और अगर बात करें किस भाग में है, तो भाग 4A में हमें मूल कर्तव्य के बारे में देखने को मिलता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस किताब को लिखा है। और यहाँ पे देखिए मोहम्मद इकबाल दिया है, तो मोहम्मद इकबाल ने मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इनका एक लाइन बहुत ही ज्यादा फेमस है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम यूके में कब मिलाया गया था? तो 1801 में आयरलैंड को जबरदस्ती यूके में मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? तो यह देखिए 2001 में हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में।
और इसका देखिए लक्ष्य रखा गया था 2010 तक के लिए कि जो 6 से 14 साल तक के सभी बच्चे हैं सभी को प्रारंभिक शिक्षा दे दिया जाए। और 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे लागू किया गया था, सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था। तो श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ था और स्पेसिफिक डेट अगर बात करें तो 4 फरवरी 1948 को किससे आजाद हुआ था। तो यहाँ पर भी देखिए ब्रिटिश लोगों का शासन था। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है। इसका सही उत्तर है वृद्ध व गरीब लोग जो 65 साल से अधिक हों। 65 साल से अधिक जो गरीब लोग हैं उनको यहाँ पर फ्री में अनाज दिया जाता है। जिनको पेंशन नहीं मिलता है तो उनके लिए सरकार ने योजना निकाला है अन्नपूर्णा योजना, और जिनके पास ये राशन कार्ड रहता है उनको फ्री में अनाज मिलता है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इस तरीके से देखिए हम लोगों ने पॉलिटी के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है और हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि भू स्थिर उपग्रह घूमता है, तो कहाँ पर घूमता है। तो इसका सही उत्तर है स्थिर ऊंचाई पर। चलिए इसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज समझ लेते हैं जिससे कि आपका आने वाला जो एग्जाम है उसमें हेल्प मिल सके। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि भू स्थिर उपग्रह होता क्या है। तो इसे इंग्लिश में हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। अब भू स्थिर का क्या मतलब है। तो भू मतलब होता है पृथ्वी, स्थिर मतलब रुका हुआ। तो ऐसा सैटेलाइट जो आपको पृथ्वी से रुका हुआ दिखे उसे ही हम लोग भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। अब ऐसा होता क्यों है कि यह हमें स्थिर दिखता है। तो इसके पीछे का रीजन है कि देखिए ये हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी घूमता कैसे है। तो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमता है, और यह जो सैटेलाइट है भू स्थिर उपग्रह है यह भी क्या करता है पश्चिम से पूर्व की दिशा में ही घूमता है। और कहाँ पर घूमता है। तो देखिए जो हमारा भूमध्य रेखा होता है उससे लगभग 36,000 किलोमीटर दूरी पर समानांतर घूमते रहता है। इसीलिए क्या होता है एक स्थिर ऊंचाई हो गया। क्यों, क्योंकि 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर जो सैटेलाइट है उसे छोड़ा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस तरीके से देख रहे हैं हम लोग कई सारे क्वेश्चन पूरे डिटेल में डिस्कस कर ले रहे हैं जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है, लाल, हरा या फिर बैगनी। तो इसका सही उत्तर है बैगनी रंग। और यह क्वेश्चन देखिए TRE 2 में भी पूछा था। तो आपके क्वेश्चन कुछ ना कुछ रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आपको अच्छे से देखना जरूरी है। तो देखिए इसे मैं आपको फिगर से समझा देता हूं। तो आपको समझना पड़ेगा, इससे पहले भी मैंने वीडियो में बताया था विबग्योर। तो देखिए ये प्रिज्म है आपका, जब व्हाइट लाइट इस पर आती है तो सबसे ज़्यादा जो विचलित होता है वो कौन सा, वायलेट मतलब बैगनी वाला होता है। और सबसे कम किसका विचलन होता है, तो रेड जो लाल वाला होता है। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं, तो विबग्योर से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो सबसे ज़्यादा विचलन किसका हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ से रे आया और सबसे ज़्यादा विचलित हो गया वायलेट वाला, और सबसे कम किसका विचलन हुआ है, तो रेड का। इसी तरीके से रेड से फिर थोड़ा सा ज़्यादा ऑरेंज का होगा, उससे ज़्यादा येलो का, फिर ग्रीन का, फिर ब्लू का, फिर इंडिगो का, और सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है, तो वायलेट यानी बैगनी का होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है, खुली छतरी लेकर चलना, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना या फिर खुली जगह में खड़े रहना। तो इसका सही उत्तर है छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना। इसके पीछे का देखिए रीजन क्या है कि जो मेघ गर्जन होता है जब बिजली कड़कती है तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में डिस्चार्ज होता है। तो जो बड़े पेड़ होते हैं या फिर नुकीले पेड़ होते हैं, ऊंचाई पर होते हैं, तो सबसे पहले बिजली का अटैक उसी पर होता है। इसलिए जब आप छोटे पेड़ के नीचे रहेंगे तो आप बच जाएंगे। अगर आप जंगल में गए हुए हैं तो जो देखिए सबसे बड़ा पेड़ रहेगा, अकेले पेड़ रहेगा, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि बिजली उसी पर कड़केगी और गिरेगी। लेकिन जो छोटे पेड़ रहते हैं जब आप उसके नीचे रहेंगे तो वहाँ पर आपके बचने की संभावना ज़्यादा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा घटती है, बढ़ती है या फिर स्थिर रहती है। तो इसका सही उत्तर है स्थिर रहती है। क्यों ऐसा होता है, तो देखिए जब जैसे कोई पिंड है जब सबसे ऊपर रहेगा तो उस समय क्या रहेगा, सारा मैक्सिमम स्थितिज ऊर्जा रहेगा और गतिज ऊर्जा 0 रहेगा। लेकिन जब जो पिंड है जब पृथ्वी के पास आने वाले रहेगी तो उसमें उसका मैक्सिमम क्या रहेगा, उसमें उसकी मैक्सिमम गतिज ऊर्जा रहेगी और जो स्थितिज ऊर्जा है वो 0 के लगभग रहेगी। तो हर स्थिति में आप देखेंगे जब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ेंगे तो हमेशा समान आएगा। इसलिए सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से का प्रतिरोपण किया जाता है, तो कॉर्निया का किया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है,
थायामीन, कोबालामीन या फिर नियासिन? तो इसका सही उत्तर है कोबालामीन। B12 को क्या कहते हैं? कोबालामीन। और इस पर हमने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है ट्रिक के माध्यम से, जहां से आप देख सकते हैं कि B1, B2, B3, B12 तक के सभी का नाम ट्रिक से बताया है, जिससे आप एक बार में ही सारे को याद कर लेंगे। और जो कोबालामीन होता है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ, इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा और नेक्स्ट एग्जाम में जब भी आपसे पूछेगा तो आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा है कि कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? सिरका, हल्दी या फिर खाने वाला सोडा? तो इसका सही उत्तर है हल्दी। तो संकेतक मतलब होता है इंडिकेटर, कि जैसे अगर हल्दी में, जैसे अम्ल है, अगर अम्ल में आप हल्दी मिला देंगे तो उसका रंग पीला हो जाता है, और क्षार में जब हल्दी मिलाते हैं हम लोग तो उसका रंग लाल हो रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ से कलर चेंज हो रहा है, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि अम्ल है या फिर क्षार है। इसी तरीके से यह तो देखिए जो हल्दी है ये प्राकृतिक इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है। लेकिन कुछ देखिए जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनाप्थलीन हो गया, ये सब भी क्या है? संकेतक है। लैब में जब आप टाइट्रेशन करते हैं तो उसमें हम लोग जैसे अगर क्षार का परीक्षण करना रहता है, तो अगर क्षार में हम लोग क्या करेंगे, मिथाइल ऑरेंज अगर मिला देंगे तो उसका रंग क्या हो जाता है? पीला पड़ जाता है, पीला रंग मिल जाता है। इसी तरीके से अगर अम्ल में हम लोग मिथाइल ऑरेंज मिलाते हैं तो अम्ल में उसका रंग लाल हो जाता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है। इसी तरीके से देखिए फिनाप्थलीन है, अम्ल में फिनाप्थलीन मिलाते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है, और जब क्षार में मिलाते हैं तो उसका रंग पिंक यानी गुलाबी हो जाता है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब मृदा अति क्षारी हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हों, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या करना चाहिए? कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए, बूझा चूना मिलाना चाहिए, या फिर कैलामाइन का घोल मिलाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। कार्बनिक पदार्थ जैसे सड़ा हुआ खाद हो गया या फिर आपका कंपोस्ट होता है, तो उसे मिलाने से जो क्षारीय नेचर होता है खेत का वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिससे कि आपका उपज अच्छे से होता है। लेकिन जो अगर आप बूझा चूना मिला देंगे, कैलामाइन मिला देंगे, तो ये खुद ही क्षारीय नेचर का होता है, तो पहले से ही क्षारीय है, अब और ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा, तो आपका दिक्कत है। इसलिए ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य जो एब्सोल्यूट जीरो होता है उसका मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, या लगभग 460 डिग्री। आप इसे याद रख सकते हैं। और परम शून्य होता क्या है? तो देखिए परम शून्य वह तापमान होता है, सबसे लोएस्ट तापमान, जिसके बाद और उससे नीचे हम नहीं जा सकते हैं। अगर केल्विन में देखिए रहता है तो 0 डिग्री केल्विन को ही हम लोग परम शून्य कहते हैं। या फिर अगर आपसे सेंटीग्रेड में पूछ दे, जैसे यहाँ पर तो फ़ारेनहाइट में पूछा था, तो लगभग 460 माइनस में 460 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर पूछे सेंटीग्रेड में तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या होता है? परम शून्य होता है। केल्विन में पूछे तो 0 डिग्री केल्विन हो गया, और ये लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा था फ़ारेनहाइट में, तो यह लगभग -460 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुंबकीय तरंग, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो प्रकाश तरंग होता है यह अनुप्रस्थ तरंग भी होता है, और विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होता है, और ट्रांसवर्स वेव भी होता है। इसलिए एक से अधिक हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए सबसे पहले थोड़ा सा अम्ल और क्षार का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो 0 से लेकर के जो 14 तक होता है अम्ल क्षार का हम लोग इंडिकेशन करते हैं। तब जब 7 से देखिए कम रहता है तो वो एसिडिक नेचर या अम्ल के नेचर का रहता है। जब पीएच पे मान 7 हो जाता है तो उदासीन होता है, और 7 से लेकर के 14 तक के बीच में क्या रहता है? तो बेसिक नेचर मतलब क्षारीय नेचर का होता है। ठीक है, यहाँ तो कब आपको समझ में आ गया। एक चीज़ देखिए मैं आपको और बता दे रहा हूँ कि जब एसिड और बेस मिलता है तो क्या बनता है? साल्ट बनता है। मतलब अम्ल और क्षार जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो साल्ट मतलब लवण, नमक बनता है और पानी बनता है। ठीक है, और इसी रिएक्शन को हम लोग उदासीनी रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा था कि जब प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है, तो मतलब इसमें अम्ल का मात्रा ज़्यादा है और जो क्षार का मात्रा ज़्यादा है, तो जब रिएक्शन के बाद भी क्या होगा? अम्ल तो ज़्यादा ही रहेगा। और हमने देखा ही कि 0 से लेकर के 7 से नीचे जब रहता है तो क्या होता है? अम्ल होता है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7 से कम रहेगा। यहीं पर अगर आपसे दे देता कि यहाँ पर दुर्बल जो कमजोर अम्ल रहता है
और यहाँ पर प्रबल क्षार हो जाता है, मतलब क्षार का मात्रा ज़्यादा है, तब उससे जो लवण बनता है, जो साल्ट बनता है, उसका पीएच मान क्या रहता है? तब क्षार हम लोगों ने देखा ही था 7 से लेकर 14 के बीच में रहता है। 7 पर उदासीन, 7 से ज़्यादा और 14 से कम रहता है, तो क्या रहता है? क्षार रहता है। तो जब यहाँ पर अगर प्रबल क्षार रहेगा तो जब भी आएगा तो 7 से ज़्यादा आएगा, जब प्रबल अम्ल रहेगा तो 7 से कम आएगा। अब यहीं पर लेकिन अगर दे दे कि प्रबल अम्ल रहे और प्रबल क्षार रहे, अब दोनों टक्कर का हो गया है, तब क्या रहेगा? तो वो 7 आ जाएगा, उसका पीएच वैल्यू 7 आएगा। लेकिन जब यहाँ पर प्रबल अम्ल रहे, दुर्बल क्षार रहे, तो हमेशा क्या आएगा? 7 से कम आएगा। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 गीगाबाइट 1 जीबी में कितना एमबी होता है? तो 1024 एमबी के बराबर होता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। यह कौन सी अभिक्रिया होती है? तो देखिए अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही देखा था कि जब एसिड और बेस मिलाते हैं तो साल्ट बनता है और पानी बनता है, और उसे हम लोग उदासीनीकरण कहते हैं, या इसे इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो यह ग्लूकोज का उपयोग करती है, और ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? तो C6H12O6 होता है। ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पूछ रहा है पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? पुरुषों में यौन अंगों का विकास करना, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, शरीर में चीनी और नमक स्तर को नियंत्रित करना, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना ये सही है, और सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना ये भी सही है, तो इसलिए एक से ज़्यादा हो जाएगा। और पीयूष ग्रंथि को ही हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि पीयूष ग्रंथि ही बाकी की जो और अन्य ग्रंथियां हैं सभी को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। पूछा है कि मस्तिष्क के कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? मतलब मस्तिष्क का कौन सा भाग बीपी को नियंत्रित करता है? और यह क्वेश्चन टीआरई 2 में भी पूछा है। तो आपके देखिए टीआरई 1 में पूछा था, 2 में भी रिपीट हुआ था, तो आपका टीआरई 3 या 4 जब भी होगा तो उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है, तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। और देखिए बात हो रही है नेट जीरो की, तो इससे रिलेटेड अभी 69th बीपीएससी एग्जाम में पूछ लिया था कि बिहार राज्य प्रदूषण मुक्त कब तक हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है 2040 तक। तो बिहार ने एमओयू साइन किया है यूनाइटेड नेशन के इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ, और उसके तहत इन्होंने कहा है कि हम लोग 2040 तक प्रदूषण मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था 69th वाला, उसमें 2040 ऑप्शन दिया नहीं था, इसलिए बाद में इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। लेकिन आप याद रखिएगा कि बिहार राज्य प्रदूषण मुक्त 2040 तक। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल सीटों की संख्या कितनी है? आपसे पूछा है कि जो नया संसद बना है उसमें टोटल कितनी सीट है? तो इसका सही उत्तर है 1272। अगर स्पेसिफिक पूछे तो लोकसभा में 888 है और राज्यसभा में 384 सीटें हैं। अगर आप दोनों को जोड़ देंगे 888 और 384 तो 1272 आ जाएगा। देखिए उस समय चूंकि नया नया संसद बना था इसलिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। और अगर आज की बात करें तो राम मंदिर जो अयोध्या में बना है काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि जो राम मंदिर है, मंदिर का अगर आपसे डिजाइन पूछे कि उसका डिजाइन किसने किया है, तो इसका सही उत्तर है चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, चंद्रकांत सोमपुरा। और यहीं पर अगर आपसे पूछ दे कि जो रामलला की मूर्ति है, रामलला की अगर मूर्ति पूछ देगा तो इसका सही उत्तर है अरुण योगी राज। ठीक है, रामलला की मूर्ति अरुण योगी राज। और अगर मंदिर की डिजाइन की बात करें तो चंद्रकांत सोमपुरा। और देखिए अब अयोध्या में एक नया एयरपोर्ट भी खुला है, उसका क्या नाम है? तो महर्षि वाल्मीकि। यह भी आपसे पूछ सकता है कि महर्षि वाल्मीकि जो एयरपोर्ट है वो कहां पर है, तो यह अयोध्या में बना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है डीजी क्लेम प्लेटफॉर्म। और अभी देखिए हाल ही में यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था तो उसमें डीजी लॉकर से संबंधित क्वेश्चन पूछा था। तो डीजी लॉकर क्या होता है? उसमें हम लोग अपना ऑनलाइन जो भी डॉक्यूमेंट होता है, जैसे आपका मार्कशीट हो गया, डीएल हो गया,
इस तरीके के डॉक्यूमेंट को हम लोग उसमें सुरक्षित रखते हैं। और देखिए जो आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पर है उसका उतना ही वैल्यू है जितना कि फिजिकल में आपके जो हाथ में रहता है। जैसे अगर आपको पुलिस पकड़ता है रास्ते में गाड़ी के साथ और आपसे डीएल मांगता है, तो अगर आप डिजी लॉकर का भी डीएल दिखा देंगे तो 100% मान्य है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नासा के मून टू मार्स मतलब चंद्रमा टू मार्स मतलब मंगल ग्रह के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह एक देखिए भारतीय है, अमित छत्री जी, इन्हें ही नियुक्त किया गया है। और इससे रिलेटेड एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, आर्टेमिस मिशन। तो जो आर्टेमिस मिशन है वह नासा लॉन्च कर रहा है। और किस लिए लॉन्च कर रहा है? तो चंद्रमा पर ये लोग बेस बनाने जा रहे हैं, जिससे कि जो साइंटिस्ट हैं वो लंबे समय तक चंद्रमा पर रुक सके और वहां पर रिसर्च कर सकें। और अपोलो मिशन भी अगर आपसे पूछे तो यह भी चंद्रमा से रिलेटेड है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उसकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? तो इसका सही उत्तर है 10%। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा है कि एयरबस एवं बोइंग से मुकाबला करने के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है? तो इसका सही उत्तर है चीन। चीन ने क्या बनाया है? C919 यात्री विमान। और जो बोइंग है कहाँ की कंपनी है? तो यह है अमेरिकन कंपनी। ये लोग करते क्या है, एयरबस और बोइंग कंपनी करती क्या है? तो मेनली ये सब जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसे बनाने वाली कंपनी है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर पूछा है कि कृति राज सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर है भारोत्तोलक से। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो बिहार की पटना जिला की रहने वाली हैं। और इन्होंने 6 गोल्ड मेडल भारत को लाकर दिया था भारोत्तोलन में, इसलिए इनके बारे में पूछ लिया था। और रिसेंटली अगर हम लोग बात करें तो शीतल देवी काफी ज्यादा सुर्खियों में है। क्यों सुर्खियों में है? क्योंकि इन्होंने भारत को 2 गोल्ड मेडल ला कर दिया है। और किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह तीरंदाजी से संबंधित है। ठीक है, जो तीरंदाजी होता है, आर्चरी होता है, उससे संबंधित है। और आपको एक इनके बारे में इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि जो शीतल देवी हैं सिर्फ 16 साल की हैं और इनकी हाथ नहीं है। अब सोचिए, तीर धनुष जो चलाने वाला चीज क्या होता है, सबसे जरूरी क्या चीज होता है? तो उसके लिए हाथ होता है। लेकिन जो शीतल देवी है इनके पास हाथ ही नहीं है। तो इन्होंने जो पैरा एशियन गेम हुआ था उसमें भारत को 2 गोल्ड मेडल लाया है। और देखिए जहां पर पैरा एशियन गेम आ जाए, जैसे एक तो होता है ओलंपिक गेम, एक होता है पैरा ओलंपिक गेम। तो जहां पर पैरा ओलंपिक आ जाता है वो मेनली जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए अलग से जो होता है गेम, उसे हम लोग पैरा एशियन गेम या फिर पैरा ओलंपिक गेम, जहां पर भी पैरा लग जाएगा तो आप समझ जाइए कि ये कुछ डिसेबिलिटी जिनके पास होता है उससे रिलेटेड जो गेम खिलाया जाता है उसे हम लोग पैरा एशियन गेम, पैरा ओलंपिक गेम इस तरीके से कहते हैं। तो शीतल देवी हो गया, तीरंदाजी से संबंधित है। अभी हाल ही में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया है और भारत के लिए ये 2 गोल्ड मेडल लाई थी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछता है कि अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो यह खेल से संबंधित है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर पूछा है कि बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर सिवान हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर पूछा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है रीट। और मौलिक अधिकार की बात करें तो कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। और आर्टिकल, हमारा जो संविधान है, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों के बारे में दिया हुआ है। और रीट जारी कब होता है? तो जब राज्य द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों की उल्लंघन किया जाता है। जब देखिए मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तब जो न्यायालय है वो क्या करता है? रीट जारी करता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? हीराकुंड, दुधवा बांध, घुमरा पदर बांध, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो तीनों है, हीराकुंड बांध हो गया, दुधवा बांध हो गया और घुमरा पदर बांध हो गया, ये महानदी पर स्थित है। और हीराकुंड से रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं। हम लोग जान गए कि हीराकुंड जो है महानदी पर स्थित है। और हीराकुंड बांध है कहाँ पर? तो यह उड़ीसा में है। और जो महानदी नदी है उड़ीसा का क्या कहा जाता है? इसे जीवनदायिनी नदी कहा जाता है। और हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा बांध है, ये भी चीज आप याद रखिएगा। और दूसरा देखिए दुधवा बांध दिया है, तो इसे आप दुधवा राष्ट्रीय पार्क से इसे कंफ्यूज मत करिएगा। जो दुधवा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? यूपी में। लेकिन दुधवा अगर बांध पूछेगा तो यह छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। और घुमरा
पादरबाद क्या है, तो यह भी महानदी पर स्थित है, इसलिए डी वाला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा है कि अल अक्सा मस्जिद जिसे हाल ही में खबरों में था, किस शहर में स्थित है, तो यह जेरूसलम में स्थित है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी वाला। तीनों क्या है, सदस्य मेंबर है नाटो का। और नाटो में अभी पूछे करेंटली कितने मेंबर हैं, तो टोटल 31 मेंबर हैं। इससे पहले 30 थे, अभी रिसेंटली फिनलैंड जुड़ा है जिससे टोटल 31 देश हो गए हैं। और नाटो के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन बता देता हूं। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ब्रसेल्स बेल्जियम में है। और नाटो का सदस्य रहने से फायदा क्या होता है, तो जैसे मान लेते हैं अगर कोई देश है जो बेल्जियम पर अटैक करता है, तो बाकी के और जो 30 देश हैं वो लोग समझेंगे कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है और 31 देश मिल करके उस देश पर अटैक कर देंगे। तो यही फायदा होता है नाटो का सदस्य रहने पर, और भारत इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कथन एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, मतलब वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का किससे संबंध है, तो यह G20 से संबंधित है। और अभी इसका मेजबानी कौन किया था, तो मेजबानी किसने किया था, तो भारत ने इसकी मेजबानी किया था। और यहीं पर G20 G21 में बदल गया है। जो अफ्रीकन यूनियन है अब G20 का भाग हो गया, जिसे G20 कितना हो गया, G21 हो गया है। और देखिए 69th बीपीएससी में भी एक क्वेश्चन पूछा था इससे रिलेटेड कि जो टोटल G20 के मेंबर हैं वो मिला करके 85% तक का जीडीपी में योगदान करते हैं। और पॉपुलेशन की बात करें तो अगर G20 में G20 के जो देश हैं वह 1/3 पॉपुलेशन, पूरे विश्व का 1/3 पॉपुलेशन कहाँ पर है, तो G20 में ही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा है कि क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, क्वाड 4 देशों भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक मंच है, सही बात है। इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी, सही बात है। और सी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, इसका 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा है, तो ये वाला गलत है, इसलिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी क्योंकि यहाँ पर सही है इसलिए एक। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने पूरे क्वेश्चंस को जो भी पीआरटी जो टीआरई 1 में पूछे गए थे 1 to 5 के सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज कर लिए, वो चाहे ईवीएस के हों, चाहे साइंस के हों, वो चाहे पॉलिटी के हों, वो चाहे रीजनिंग के हों, और चाहे करंट अफेयर्स को हो। तो पूरा क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया। और फिर अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा, जो वीडियो होगा, वो टीआरई 2 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीआरटी का, एसएसटी का, वो सारी चीज़ों को कवर करेंगे हम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अपने दोस्तों तक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।